ओके सो फिर मेरी आवाज क्लियर है, क्रैक तो नहीं हो रही? यस, मेरी वॉइस तो क्रैक नहीं हो रही ना? नो सर। सो लास्ट क्लास तक हमने फ्रिक्शन स्टार्ट किया था. वी हैव डिस्कस्ड फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, कॉज ऑफ फ्रिक्शन भी हम डिस्कस कर चुके थे. अब आज सिर्फ ये देखना है कि फ्रिक्शन कैलकुलेट कैसे करेंगे. बट बिफोर स्टार्टिंग फ्रिक्शन आप लोग अपनी वीडियोस ऑन कीजिए प्लीज. चलो 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 चलो, जल्दी जल्दी जल्दी. वीडियोस ऑन करना शुरू. ठीक है देवन. अरे भाई आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? एनीवेज, नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट है आपके पास लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. देखिए जरा लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है. चलो किसी एक ने तो मेरी बात मानी है. दिव्यांशु ने मानी है. चलो मानसी ने मानी बात. सर मेरा कैमरा ऑन ही नहीं होता। हमारा कैमरा तो मुझे लैपटॉप भेजना था. हाँ, मैं इसमें इंस्टॉल करके भेजता हूँ सर. तो मैं देखना चाहता हूँ कि 1 घंटा कौन नहीं बैठ सकता. 1.5 घंटा ना डायरेक्ट लैपटॉप के सामने किससे नहीं बैठ जाता, कौन बीच बीच में उठ के बैठ जाता है. सर या फिर मैं दूसरे डिवाइस से ज्वाइन करूं, फोन से। नहीं नहीं, अभी रहने दो. नेक्स्ट टाइम ना आप 2 डिवाइसेस से ज्वाइन किया. ठीक है. So the next is laws of limiting friction. अरे भाई, laws of limiting friction. So देखो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है. और सिंपल सिंपल सी चीज है. लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहता है कि फ्रिक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और फ्रिक्शन किन किन फैक्टर्स से इंडिपेंडेंट है. सो लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कहता है कि फ्रिक्शन, इसको प्लीज जल्दी जल्दी लिखते रहो, इसमें कुछ ऐसा है नहीं बहुत बड़ा. फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन नॉर्मली एक्शन. फ्रिक्शन नॉर्मली एक्शन पर डिपेंड करेगा. इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया इन कॉन्टैक्ट. It is independent of area of contact. It depends upon roughness. जितनी ज्यादा roughness होगी उतना ज्यादा friction. It depends on roughness. चलिए इसको लिख लीजिए इतना. फिर स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन. बस एक फॉर्मूला है फ्रिक्शन में, कोई बहुत ज्यादा फॉर्मूले भी नहीं. मैं आपको सिखा पाऊँ एक सिंगल फॉर्मूला.
Done. Just 1 second. Ranshu, यस सर। कल आपने क्लास अटेंड नहीं करी थी? सर आज मेरा केमिस्ट्री का पेपर था स्कूल में। अच्छा, फिजिक्स कब है? सर फिजिक्स नेक्स्ट मंडे। पेपर है, टेस्ट है अभी? मतलब यूनिट टेस्ट है, वो मिड टर्म नहीं है। अच्छा 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 अच्छा। सिलेबस पता नहीं आ रहा है, मतलब दो ही फिजिक्स में तो 2 ही चैप्टर आ रहे हैं, सबसे कम सिलेबस फिजिक्स का ही है। क्या कौन कौन से चैप्टर था? मोशन इन अ प्लेन और लॉज ऑफ मोशन। चलो स्कोर कर लोगे आप, हाँ? यस सर, मतलब फिजिक्स में ही है ज्यादा भरोसा, केमिस्ट्री से ज्यादा। अच्छा, चलिए अब देखिए, जब आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करेंगे ना, तो दो तरह से हम फ्रिक्शन कैलकुलेट करते हैं। एक हम लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे आप, और एक आप फ्रिक्शन कैलकुलेट करोगे विच इज नोन एज योर्स काइनेटिक फ्रिक्शन। सो देखिए, लिमिटिंग फ्रिक्शन आप कैलकुलेट कैसे करोगे। ये मैंने आपको एक सरफेस दी हुई है, इस सरफेस पर आपने एक बॉडी रख दी, बॉडी ऑफ मास, नीचे वेट एक्ट कर रहा है। उन्हीं नॉर्मली एक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? जो यहाँ नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा है, किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? अपवर्ड्स। नॉर्मली एक्शन अपवर्ड्स चला जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मली एक्शन। सो अगर मैं अप्लाइड फोर्स इस डायरेक्शन में दे रहा हूँ, यहां दे रहा हूँ, मानसी फ्रिक्शन कहां जाएगा? क्या डायरेक्शन होगा फ्रिक्शन फोर्स का? Sir, opposite to force, towards Opposite to west. force, towards left, right. So this is the direction of frictional force. ये frictional force का डायरेक्शन हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी ऑपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड फोर्स। अब ये जो भी फ्रिक्शन होगा, जिसको आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहो या स्टैटिक फ्रिक्शन कहो, आप कह सकते हो लिमिटिंग फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मली एक्शन, और किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, नॉर्मली एक्शन पर डिपेंड करता है। अगर नॉर्मली एक्शन वेट की इक्वल है तो ये वेट पर डिपेंड करेगा, लेकिन अगर नॉर्मली एक्शन वेट की इक्वल नहीं है, जिन पैरामीटर्स पर भी नॉर्मली एक्शन डिपेंड कर रहा है उस पर फ्रिक्शन डिपेंड करेगा। जब आप प्रोपोर्शनली का साइन हटाओगे तो आप एक कांस्टेंट यूज करोगे, म्यू एल इनटू एन। So this is force of limiting friction, coefficient of limiting friction multiplied by normally action. यहाँ जो आप mu L यूज कर रहे हो, this mu L is known as coefficient of limiting friction. फ्रिक्शन एल का मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन के नीचे L लगा दिया, दैट मींस आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कर रहे हो। इसी को आप also known as mu s, coefficient of static friction और limiting friction सेम है।
also known as coefficient of static friction. सर इसकी कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है? हाँ, हर सरफेस के लिए वैल्यूज अलग होगी। ये डिपेंड करता है रफनेस के ऊपर। जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा होगी। गिवन होती है आपको किस सरफेस के लिए क्या होगा, डिपेंड्स ऑन रफनेस ऑफ द सरफेस। सो म्यू एस और म्यू एल एक ही चीज है। इट डिपेंड्स अपॉन द रफनेस। जितनी ज्यादा रफ सरफेस होगी म्यू एल की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। दिस इज यूनिटलेस, कोई यूनिट नहीं होगी इसकी, एंड डायमेंशनलेस। ना यूनिट एग्जिस्ट करेगी ना डायमेंशन एग्जिस्ट करेगा। इट्स अ यूनिटलेस एज वेल एज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। दिस इज कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। आफ्टर कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो यहां से आपने फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल दी। एक चीज और याद रखिएगा, ये जो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैन ऑल्सो बी रिटन एज स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। ये तो ना आपका वो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है, ये आपका वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, दैट द सेम थिंग। एक ही तरह से आप लिख सकते हैं। इसमें एक छोटा सा एग्जांपल देख लो। जैसे आपने यहां लिया, आपने इस रफ सरफेस है और इस रफ सरफेस पर आपने बॉडी रख दी। लेट्स से द मास ऑफ द बॉडी इज 20 kg। वेट नीचे एक्ट कर रहा है, 20 g का वेट एक्ट कर रहा है। ऊपर जो नॉर्मली एक्शन होगा दैट नॉर्मली एक्शन इज इन, और कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने आपको दिया हुआ है, दैट इज लेट्स से 0.3 दे दिया। मैं आपसे कह रहा हूं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालिए। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है इट्स म्यू एल मल्टीप्लाइड बाय एन। एन कितना होगा यहाँ, बता सकते हो मुझे यहाँ एन कितना है नॉर्मली एक्शन? सर 20 जी। 20 जी। n would be equal to 20 g, so n will be 20 into 10। तो यहाँ जो नॉर्मली एक्शन है दैट इज 200 न्यूटन। नाउ दिस इज नॉर्मली एक्शन ऑफ 200 न्यूटन। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन को आप ऐसे लिख सकते हो, इट्स म्यू एल व्हिच इज 0.3 मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मली एक्शन व्हिच इज 200। तो आप लिख सकते हैं फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन वुड बी 60 न्यूटन। ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा। तो सिंपल, अगर आपको नॉर्मली एक्शन कैलकुलेट करना आता है, जो आपने बहुत सीखा है अब तक फ्री बॉडी डायग्राम में नॉर्मली एक्शन, तो अगर नॉर्मली एक्शन है जस्ट उसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। नाउ तो मैं इसीलिए कह रहा था, अगर नॉर्मली एक्शन कैलकुलेट कर पा रहे हो तो फ्रिक्शन भी आ जाएगा। लिखिए इतना, देन वी विल सी काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ नहीं। यशिका, क्लियर इतना? यस सर। लिखिए इतना, नोट कीजिए। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन वो वाली फ्रिक्शन होती है ना जब बॉडी जस्ट स्टार्टिंग टू मूव। हाँ, जब बॉडी जस्ट मूव करने वाली होती है, राइट। सबिया, नम्रा, Yes, sir.
नोआ इसे नोट कीजिए। नोआ आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. इसको नोट कीजिए, जस्ट यहीं से मैंने स्टार्ट किया। लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं? The force of limiting friction is just coefficient of limiting friction multiplied by normally action. Coefficient of limiting friction हर surface के लिए constant होता है और ये given होगा आपको। कोई भी surface है उसके लिए coefficient of limiting friction आपको बताएगा कि उसकी exact value कितनी। सर एक बार स्क्रॉल अप कर दीजिएगा। स्क्रॉल अप करूं? डन। और ये ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नॉर्मली एक्शन लिया, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन से मल्टीप्लाई कर दिया, आपको फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल गई। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट देखिए, काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे कैलकुलेट करता है। ऑलमोस्ट सेम मेथड है। आपने ये सरफेस ली, इस सरफेस पर ना बॉडी स्लाइड कर रही, दिस इज बॉडी ऑफ मास m और ये बॉडी स्लाइड कर रही है। यहां पर बॉडी और सरफेस के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के है। तो यहां जो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, दिव्यांशु गेस कर सकते हो क्या होगा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन? फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन पता है कैसे कैलकुलेट करते हैं? बिल्कुल उसी सर तरह से, फोर्स ऑफ सर म्यू के इनटू म्यू नॉर्मल के इनटू है, सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। म्यू के जो होगा दैट इज नोन एज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सभिया कंपेयर कर सकती हो म्यू के और म्यू एल को? काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में से सभिया किसकी वैल्यू कम होगी? नोहा जरा कंपेयर करो, काइनेटिक फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन में किसकी वैल्यू कम आएगी? यशिक, काइनेटिक, काइनेटिक So फ्रिक्शन kind. कम होता है, काइनेटिक लिमिटिंग से कम आता है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी लेस देन होगी फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। और एक चीज और याद रखिएगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ये बॉडी की वेलोसिटी से इंडिपेंडेंट है, बॉडी की वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा, कोई भी वेलोसिटी वही सेम रहता है।
चलिए लिखिए। सर दोनों का नॉर्मल तो इक्वल होगा ना? नॉर्मल तो सेम है, नॉर्मल सेम है, नॉर्मल बिल्कुल सेम है। सर ये लेस क्यों होगा समझ नहीं आया, उससे ये ज्यादा। सर मतलब अगर मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन वो अपनी टच कर जाता है कोई भी बॉडी सर, उसके बाद फिर वो तो आगे ही बढ़ेगा ना, तो सर फिर वो लेस कैसे होगा, ये नहीं समझ आया। अच्छा देखो, ये ऐसा होगा कि जब बॉडी मूव करती है, फ्रिक्शन का कॉज होता है कोल्ड बाइंडिंग, कि आपके मॉलिक्यूल्स के बीच में दो सरफेसेस हैं, उन सरफेसेस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स एक्ट करती है, दैट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन। तो अगर ये बॉडीज हैं और एक दूसरे के साथ रेस्ट में, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को स्ट्रांग होने का टाइम मिल जाता है। लेकिन अगर एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर मूव कर रही है, तो वहां पर ना एक दूसरे के साथ मिलने का टाइम नहीं मिलेगा, तो वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रांग नहीं हो पाएगी, और इसीलिए जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो कंपेरेटिव वीक होता है, थोड़ा सा वीक हो जाता है। ठीक है सर। अच्छा यशिका, अगर आपको डिसाइड करना हो कि आपने कुछ फोर्स अप्लाई करी, और जिस बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी, वो डिसीजन आप कैसे लेते हो? सर अगर वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हुई तो बॉडी मूव करेगी, और कम हुई तो बॉडी मूव नहीं और करेगी। अगर इक्वल है सर तब भी नहीं मूव करेगी। तब भी मूव करेगी। हमने लिमिटिंग केस लिखा था ना कल, एक लिमिटिंग केस लिखा था, अ, कि अगर ग्रेटर देन है अप्लाइड फोर्स या इक्वल टू है तो बॉडी मूव करेगी, अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी मूव नहीं करती। तो थ्रू लिमिटिंग फ्रिक्शन आप डिसाइड कर सकते हो बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। और नोहा, एक बार अगर बॉडी मूव करना शुरू कर दे, अब कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करता है? काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। काइनेटिक फ्रिक्शन के बाद नेक्स्ट है आपके पास, अब आपके पास क्वेश्चंस आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं, सिर्फ एक ये फॉर्मूला है जिसके ऊपर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो। सो एक फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, इसके बाद वाला आप करोगे, ये क्लियर कर देगा आपको कि कितना। लेट्स से यू हैव अ बॉडी, द मास ऑफ द बॉडी इज 10 kg, और जो सरफेस है उसके लिए कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है 0.5, और कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है 0.3। डिसाइड, यानी फॉर गिवन बॉडी, फर्स्ट पार्ट, कैलकुलेट नॉर्मली एक्शन। नॉर्मली एक्शन तुम बहुत आसानी से कैलकुलेट कर दोगे। कैलकुलेट लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। सेकंड, static friction when applied force is 20 Newton. Third part, static friction when applied force, साथ साथ लिखते रहिएगा, 30 Newton. और इसी में ये भी लिखना, decide whether body will move or not
Also calculate acceleration of body. Accelerate इसी में also calculate acceleration of body. Fourth part. Applied force है अब आपके पास 60 न्यूटन. Also calculate acceleration. लिखिए सर. जो कुछ भी हो सकता है फ्रिक्शन के न्यूमेरिकल्स में वो सब यहां हो जाएगा. अरे गुड, आंसर्स भी आ गए. नहीं देवन, नेगेटिव नहीं हो सकता. फ्रिक्शन कभी नेगेटिव नहीं होगा. पॉजिटिव होगा 1 0 और 1 के बीच में नंबर होगा. अच्छा जी, ठीक है ना. फर्स्ट पार्ट ठीक है. क्वेश्चन सर लिख आप लीजिए. होस्ट है या को होस्ट? मैं हूँ को होस्ट होऊंगा शायद आज. हाँ को होस्ट हूँ. फैकल्टी कर देता हूँ मैं अपना नाम. फैकल्टी. सो कई आंसर्स आए हैं. नंबरा सही आ रहा है आंसर. फर्स्ट पार्ट ठीक है. सेकंड पार्ट का भी आंसर ठीक है. नोहा का भी फर्स्ट पार्ट ठीक है. मानसी का भी ठीक है. यशिका का भी ठीक है. अच्छा मतलब मुझे कराने की जरूरत ही नहीं है, सब कर लिया आप लोग. क्वेश्चन लिख लीजिएगा. सो देखिए यहाँ क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. 10 kg की बॉडी पर एक वेट एक्ट कर रहा होगा, इट्स 10g. नॉर्मली एक्शन एक्ट कर रहा होगा n. सॉल्व करना शुरू करते हैं. फर्स्ट पार्ट. तो यहाँ जो नॉर्मली एक्शन है दैट नॉर्मली एक्शन वुड बी 10g. नॉर्मली एक्शन हो जाएगा 100g. फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन चाहिए. फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है म्यू एल इंटू एन. म्यू एल कितना है? 0.5. n इज 100. तो ये आ गया आपका 50 न्यूटन. सबिया इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर. म्यू के है आपका 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 100 विच इज 30 न्यूटन. तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी आ गया आपके पास. फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी आ गया आपके पास. ये फर्स्ट पार्ट हो गया. सेकेंड पार्ट देखिए. वो आपसे कह रहे हैं अप्लाइड फोर्स है 20 न्यूटन. तुम्हें बता सकते हो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगी? उन्हीं स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कहीं हमने कैलकुलेट करी अभी तक? यस सर. क्या होगी बताओ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन? यस नम्रा. सर पता नहीं. लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है उन्हीं? क्या डेफिनेशन थी लिमिटिंग फ्रिक्शन की? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना? यस सर. तो आपने जो स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करी है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जिसे आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हो, वो कितना है? 15. अब उन्हें ये बताओ स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट होता है या सेल्फ एडजस्टिंग होता है? सर सेल्फ एडजस्टिंग. किस पर डिपेंड करता है? किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है? किसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करेगा मुनीब? इट्स सेल्फ एडजस्टिंग. सही कह रहे हो, लेकिन किसके अकॉर्डिंग सेल्फ एडजस्ट करता है? किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रहा होता है? अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग, है ना? जितनी अप्लाइड फोर्स होगी उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा. यहां बताओ अप्लाइड फोर्स कितनी है?
सेकेंड पार्ट में Sir, अप्लाइड फोर्स sir, कितनी दी हुई है? 100, अप्लाइड फोर्स 100 का है, sir, 20. 20 न्यूटन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होना चाहिए? देखो जो मैक्सिमम सरफेस स्टैटिक फ्रिक्शन दे सकती है वो 50 न्यूटन, लेकिन जब अप्लाइड फोर्स 20 है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा उनीब? सर मेरी कल थोड़ी क्लास मिस हो गई थी सर लास्ट की। स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो स्टैटिक, सुन लो, अगर मिस हुई थी तो उसमें सीखो। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के इक्वल होगा। अप्लाइड फोर्स कितनी है? 20। तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपने आप को कहां कर सेट कर देगा? 20 न्यूटन पर। अब ये देखो, आपकी जो अप्लाइड फोर्स है, ये जितना भी आप अप्लाइड फोर्स दोगे उतना स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। अच्छा, अगर अप्लाइड फोर्स 30 न्यूटन है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा उनीब? सर 30 होगा। 30 होगा। अब नेक्स्ट देखिए, आपको ये डिसाइड करना है कि बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। इतनी फोर्स आप अप्लाई कर रहे हो, ये सरफेस देखो, आप जो फोर्स अप्लाई कर रहे हो दैट फोर्स इज 20 न्यूटन, और सरफेस जो मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर कर सकती है, कितना है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो सरफेस ऑफर कर सकती है? नहीं बोलते जाओ अभी। सरफेस जो मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर कर सकती है वो कितना है? 50 न्यूटन। यस सर। अब इस फिगर को देखो, अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है और जो मैक्सिमम फ्रिक्शन सरफेस ऑफर कर सकती है 50 न्यूटन। तो क्या होगा? क्या बॉडी मूव करेगी? आप 20 न्यूटन की फोर्स नो अप्लाई सर। कर रहे हैं, फ्रिक्शन तो ग्रेटर है ना। अप्लाइड फोर्स इज लेस देन फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सो बॉडी विल नॉट मूव। और जब बॉडी मूव नहीं करेगी तो यशी का एक्सेलरेशन कितना होगा? सर 0। जीरो। एक्सेलरेशन वुड बी जीरो। गुड मानसी, नम्रा सही था। थर्ड देखिए, थर्ड पार्ट में वो आपसे कह रहा है कि अप्लाइड फोर्स इज 30 न्यूटन। सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग। कितना हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन अब सबिया? सर 30 न्यूटन। 30। सरफेस मैक्सिमम कितना फ्रिक्शन दे सकती है सबिया? मैक्सिमम जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आप कैलकुलेट करते हो ना, दैट इज द मैक्सिमम फ्रिक्शन। कितना है 50 सबिया? न्यूटन। 50। अब ये बताओ, अप्लाइड फोर्स 30, मैक्सिमम फ्रिक्शन 50, ये तो स्टैटिक हो गया। क्या बॉडी मूव करेगी? बॉडी को मूव कराने के लिए आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो 30। सरफेस जो मैक्सिमम फ्रिक्शन दे सकती है ना, दैट मैक्सिमम फ्रिक्शन इज 50 न्यूटन। तो क्या लगता है, क्या मूव करेगी बॉडी? नहीं मूव करेगी। हाँ सर। बॉडी मूव तब करेगी जब ये इसके इक्वल हो जाए, मैक्सिमम के इक्वल हो जाए या ग्रेटर हो जाए। When body does not move, then acceleration is zero. Next part देखिए, fourth part. Applied force 60 न्यूटन है, और मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना है यशिका? सर 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। अब देखो जरा, इसे क्या लगता है, ये जो अप्लाइड फोर्स है ये मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन के इक्वल है, ज्यादा है, कम है, क्या है बताइए? ज्यादा। ज्यादा। ग्रेटर देन। तो अब क्या होगा, बॉडी रेस्ट में रहेगी, मूव करेगी? मूव। अच्छा, अगर ये बॉडी मूव कर जाती है, बॉडी विल मूव। सो फ्रिक्शन कौन सा एक्ट करेगा जब बॉडी मूव कर रही है? तब भी स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा या कोई और फ्रिक्शन एक्ट करेगा? सर काइनेटिक फ्रिक्शन। हाँ, body will move and kinetic friction will act on the body. Kinetic friction will act on the body. सर तो स्टैटिक फ्रिक्शन 0 हो जाएगा। Static kinetic में कन्वर्ट हो जाएगा। स्टैटिक सिर्फ तब तक रहता है जब तक बॉडी रेस्ट। स्टैटिक होगा ही नहीं। अब वही स्टैटिक है जो काइनेटिक की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, काइनेटिक एक्ट करेगा। तो अगर आप यहाँ देखोगे, ये सरफेस है, यहाँ आपने 10 kg की बॉडी रख दी, आपने फोर्स अप्लाई करी 60 न्यूटन, काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है। कितना था काइनेटिक फ्रिक्शन? हमने कैलकुलेट किया था ऊपर कहीं, काइनेटिक था 30। ये काइनेटिक एक्ट कर रहा है 30 न्यूटन। बॉडी मूव करेगी तो कुछ एक्सेलरेशन भी होगा। ये एफबीडी समझ लो इस बॉडी का। उन्हें बताओगे मुझे इक्वेशन कैसे लिखते हैं अगर एफबीडी दिया हो? यस सर। कैसे लिखेंगे बताइए?
एक 60 है, एक 30 है और बॉडी ए एक्सेलरेशन। सर मतलब इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते थे ना, कैसे लिखेंगे? अच्छा, किस फोर्स को पॉजिटिव लोगे, एफ या फ्रिक्शनल फोर्स? सर राइट सर 60 न्यूटन। क्यों? सर मोशन वहाँ है इसलिए। हाँ, मोशन राइट में हो रहा है, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं अप्लाइड फोर्स माइनस फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और तो कोई फोर्स नहीं है, इनटू मास इनटू एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। अप्लाइड फोर्स इज 60, काइनेटिक फ्रिक्शन इज 30, mass of body is 10 kg, acceleration of body is 8. So you will get 30 is equal to 10a. So you will get a is equal to 30 by 10. So we have a is equal to 3 meter per second square. So this is the acceleration of body. जिस acceleration से आपकी body move कर जाएगी 3 meter per second square. So friction पर जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ये है। अब वो उसको बहुत घुमाएगा, अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स में उसे मॉडिफाई करता चला जाएगा, बट मेन कॉन्सेप्ट ये है फ्रिक्शन का। स्टैटिक, काइनेटिक, लिमिटिंग यूज ऐसे होता है। फाइनली एफबीडी में आ जाएगा, बस एक फोर्स और ऐड हो जाएगी आपकी एफबीडी के अंदर। चलो जल्दी जल्दी से नोट करना शुरू करो, अब मुझे बताते जाओ, मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, अब भी जहां जहां प्रॉब्लम से बताते जाओ। लास्ट केस में काइनेटिक तो 30 है ना? हाँ, काइनेटिक 30 है, काइनेटिक फिक्स रहता है, वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता। और मुझे डाउट बताओ देवेन, हुआ ये कोई डाउट इसमें किसी भी पार्ट में? हमारे आंसर्स नहीं आए थे देवेन। सर लिमिटिंग फ्रिक्शन समझा देना। लिमिटिंग फ्रिक्शन, देखो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो है जब तक बॉडी रेस्ट में है, आपने एक सरफेस पर एक बॉडी को रखा और आप पुश कर रहे हो, मान लो एक सोफा सेट है, आप उस सोफा सेट को पुश कर रहे हो, जब तक सोफा सेट मूव नहीं करता, जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को आप लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये कैलकुलेट करने का तरीका यही है, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आप कैलकुलेट करना जानते हो ना, नॉर्मल रिएक्शन mg के इक्वल होगा। कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन गिवन होगा आपको, 0.5 गिवन है, 0.5 into 150 आ गया। काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मूव कर रही होगी तो काइनेटिक एक्ट करेगा। काइनेटिक कैलकुलेट करने का तरीका कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन 30 हो गया। तो लिमिटिंग इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। कब एक्ट करता है? जब तक बॉडी रेस्ट में होती है। ये लिमिटिंग है जो डिसाइड करता है बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी। बॉडी मूव तभी करेगी जब वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल हो जाए अप्लाइड फोर्स या ग्रेटर हो जाए। चलो गुड देवेन। सर तो जब रेस्ट पर होती है सर तो फिर स्टैटिक करती है या फिर लिमिटिंग? देखो लिमिटिंग स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू है, जब बॉडी रेस्ट में होगी जो मैक्सिमम वैल्यू है दैट इज लिमिटिंग। अब जितनी आपने अप्लाइड फोर्स दी स्टैटिक उतना ही हो जाएगा, एडजस्ट कर लेता है अपने आप। अगर अप्लाइड फोर्स 20 है तो स्टैटिक 20 होगा। लिमिटिंग एक्ट नहीं कर रहा, लिमिटिंग तब एक्ट करेगा जब आपकी अप्लाइड फोर्स कितनी हो जाएगी 50। क्योंकि खुद देखो ना, अगर आपने 20 अप्लाई किया और लेफ्ट में 50 एक्ट कर दिया तो बॉडी रेस्ट में रहेगी या लेफ्ट में मूव कर जाएगी? सर रेस्ट पर। रेस्ट में रहेगी। सुनो, सोचो सोचो, अगर 20 यहाँ एक्ट कर रहा है और स्टैटिक 50 हो गया, 50 लेफ्ट में एक्ट करने लगा, तो बॉडी तो 50 की डायरेक्शन में चली जाएगी ना। ये तो मैक्सिमम वैल्यू है। एक्ट कितना कर रहा है अभी एक्चुअल में? 20। ये तो मैक्सिमम वैल्यू है, इतना एक्ट यहां तक एक्ट कर सकता है, बट अभी एक्ट कितना कर रहा है एक्चुअल में? 20 एक्ट कर रहा है। सो अच्छा, इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहाँ पर स्टैटिक की ही वैल्यू रखता हूँ। 20 एक्ट कर रहा है, एक्ट 20 कर रहा है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू जितनी एक्ट कर सकती है। चलिए इतना लिख। क्लियर है सारे पार्ट्स? Yes, sir.
सो क्या लगता है आप लोगों को, फ्रिक्शन वेट पर डिपेंड कर रहा है या नॉर्मली एक्शन पर? सर वेट पे। ये याद मत करना, सिर्फ इस तरह की क्वेश्चंस में वेट पर डिपेंड कर रहा है। अभी आप क्वेश्चंस करोगे जिसमें वेट में और फ्रिक्शन में कोई रिलेशन ही नहीं होगा, वेट मत याद रखना, नॉर्मली एक्शन। अगर नॉर्मली एक्शन वेट के इक्वल है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर नॉर्मली एक्शन वेट के इक्वल नहीं है तो फ्रिक्शन चेंज हो जाएगा। फ्रिक्शन नॉर्मली Okay. एक्शन पर डिपेंड करता है। अभी देखो, अभी नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर आपको दिखेगा कि वेट पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। नहीं देवेन, नॉर्मल नहीं होगा। नॉर्मल कभी कभी हो सकता है, वेट पर ही डिपेंड ना कर रहा हो। अगर तुम क्वेश्चंस देखो जिसमें हमने ब्लॉक कनेक्ट किए थे और ब्लॉक पर फोर्स अप्लाई करी थी, ब्लॉक्स मूव कर रहे थे, वहां तुम्हारा नॉर्मली एक्शन वेट से किसी भी तरह से डिपेंड नहीं कर रहा था। नेक्स्ट देखिए, जैसे मैं आपको ये प्रॉब्लम दे रहा हूं, बॉडी है, वेट है 10 kg का, यहां से मैंने फोर्स अप्लाई की हुई है, फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है आपका 0.3, कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है 0.5। दोनों फोर्सेस कैलकुलेट करनी है आपको, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। सो आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सेकंड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड पार्ट में आपको कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन। सो मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर दी तो यहाँ नॉर्मली एक्शन कितना एक्ट कर रहा होगा, बताओगे जरा? नॉर्मली एक्शन तो ऐसे एक्ट करेगा ना, सरफेस के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, लिखना छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। और वेट डाउनवर्ड्स एक्ट करता है 10 g। अब मुझे ये देखकर बताओ कि नॉर्मल रिएक्शन किसको बैलेंस कर रहा है, 50 न्यूटन की फोर्स को बैलेंस करेगा या वेट को बैलेंस करेगा? 50 न्यूटन वाले फोर्स को। 50 न्यूटन, समझ में आ रहा है? वेट को बैलेंस करने के लिए फोर्स कहां होनी चाहिए, वाई एक्सिस के लॉन्ग या एक्स एक्सिस के लॉन्ग? अगर आप वेट को बैलेंस करना चाहते हो तो फोर्स कहां होनी चाहिए, लॉन्ग एक्स एक्सिस और लॉन्ग वाई एक्सिस? सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा सर, सरफेस कहाँ पे है? ये जिसको जब भी हमेशा ऐसे करके ड्रॉ करते हैं ना, ये सरफेस होती है। ये ऐसा है कि वॉल है सर तो फिर ये, अच्छा ओके सर। ये ऐसे समझो कि आपने अपना मोबाइल फोन लिया और ऐसे कर कर एक वॉल पे लगा दिया, ठीक? आप ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो अब बताओ क्या लग रहा है, नॉर्मली एक्शन किसे बैलेंस करेगा, फोर्स को बैलेंस करेगा या वेट को बैलेंस करेगा? सर फोर्स को। क्योंकि नॉर्मल वेट को बैलेंस करने के लिए तो ऊपर होना चाहिए था, ये तो हॉरिजॉन्टली एक्ट कर रहा है। फोर्स आ गई, नॉर्मल एक्शन आपका 50 न्यूटन हो जाएगा। नॉर्मल एक्शन फोर्स को बैलेंस करेगा और ये हो जाएगा 50 न्यूटन। अब जब आप फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन लोगे, सो यू विल यूज म्यू एल मल्टीप्लाइड बाय, म्यू एल कितना है 0.5, नॉर्मली एक्शन कितना है 50, तो ये आ गया 25। दिस इज फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन 25। ऐसे आप लिख सकते हो फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, इट्स म्यू के मल्टीप्लाइड बाय एन। म्यू के कितना है 0.3, नॉर्मली एक्शन इज 50, तो ये आ गया आपका 50, ये मिल गया आपको। अब देखो, सुनो सुनो, अभी लिखना मत, सुनो जरा यहाँ। मुझे बताओगे लिमिटिंग फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा? एक्स एक्सिस के लॉन्ग लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट करेगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग एक्ट करेगा, कहां एक्ट करेगा? नम्रा का सही, प्लीज चैट रूम में लिख कर दिखाओ। सर एक्स एक्सिस।
एक्स एक्सिस के लॉन्ग। मुझे प्लीज चैट रूम में लिख कर दिखाओ कहाँ एक्ट करेगा। नम्रा का सही आंसर। और मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा, किस एक्सिस के लॉन्ग। मानसी का गलत है, यशिका का सही है, दिव्यांशु का गलत है, नोहा, सबिहा, मुनीब, देविन का सही है, नोहा का भी गलत है, मुनीब, सबिहा, कहाँ एक्ट करेगा ये एग्जैक्ट फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? फ्रिक्शन कहाँ, किस एक्ट करता कहां पर है? सरफेस के अलोंग ना। इसे देखो, बट वो फोर्स के ऑपोजिट एक्ट करते हैं ना। सरफेस पर देखो, ये सरफेस है, ये वॉल है, और इस पर मैंने ना ऐसे कर कर ये ब्लॉक रखा हुआ। तो जो भी फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो फ्रिक्शन एक्ट करेगा कहाँ? इस वॉल के अलोंग एक्ट करेगा ना। बॉडी की टेंडेंसी क्या है? बॉडी कहाँ मूव कर सकती है? एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगी या वाई एक्सिस के अलोंग मूव करेगी? वाई एक्सिस। बॉडी विल मूव अलोंग वाई एक्सिस। तो आपका जो भी फ्रिक्शन होगा वो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? वाई एक्सिस के अलोंग, सरफेस के अलोंग एक्ट करता है ना, वॉल पर। अब आपको ये डिसाइड करना है कि फ्रिक्शन डाउनवर्ड्स एक्ट करेगा या अपवर्ड्स एक्ट करेगा। उसके लिए आप ऐसे डिसाइड करो कि बॉडी कहां जा रही है। भाई वेट की वजह से नीचे जाने की कोशिश करेगी, वेट की वजह से बॉडी की टेंडेंसी होगी नीचे जाने की, तो फ्रिक्शन कहां एक्ट करेगा? डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड्स। अच्छा, नहीं सर, अपवर्ड्स। अपवर्ड्स करेगा। टेंडेंसी डाउनवर्ड्स जाने की है तो फ्रिक्शन कहां जाएगा? अपवर्ड। इतनी सी बात है। सो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वाई एक्सिस के अलोंग और ये एक्ट करेगा अपवर्ड्स। नोहा सही है ये? यस सर। अब ये बताओ कौन सी फोर्स है जिसकी वजह से बॉडी मूव कर रही है? देविन बताएगा। देविन है क्लास में? देविन नहीं है। अच्छा देविन नहीं है तो फिर नहीं, देविन तो है। देविन बताओ जरा किस फोर्स की वजह से गया? यशिका मुझे प्लीज बताओ किस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है? दो फोर्स Sir, एक्ट weight. करी वेट की वजह से। सो दिस वेट विल एक्ट एज एन अप्लाइड फोर्स। जो बॉडी का मोशन हो रहा है दैट इज ड्यू टू द वेट ऑफ द बॉडी। सो वेट ऑफ बॉडी mg which is 10 into 10 which is equal to 100 न्यूटन। जो 100 न्यूटन का वेट है will act as applied force। सो इसको वेट को आप अप्लाइड फोर्स मानो। 100 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है जो बॉडी को नीचे लाने की कोशिश कर रही है, और लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना एक्ट कर रहा है? 25 न्यूटन। सो नोआ ट्राई करोगी? डाउनवर्ड्स जो वेट एक्ट कर रहा है वो 100 न्यूटन का वेट है, ऊपर जो लिमिटिंग फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दैट्स 25 न्यूटन। नोआ लॉजिक क्या कहता है आपका? बॉडी रेस्ट में रहेगी या मूव करेगी? हाँ जी नोआ क्या कहता है आपका लॉजिक कि ये बॉडी यहाँ पर रेस्ट में रहेगी या बॉडी मूव कर जाएगी? मूव कर देंगे। मूव कर जाएगी। रेस्ट में क्यों रहेगी नम्रा? 100 न्यूटन नीचे एक्ट कर रही है, ऊपर अपोज करने के लिए सिर्फ 25 न्यूटन। तो डाउनवर्ड्स फोर्स तो ज्यादा है ना, फ्रिक्शन कहाँ बैलेंस कर पाएगा? बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन कितना होना चाहिए था नम्रा? 100 न्यूटन को बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शन कितना होना चाहिए था? 100 न्यूटन है ना ऊपर, तभी जाकर ये बैलेंस कर पाएगा। तो आपकी जो अप्लाइड फोर्स है, सर हम काइनेटिक को कंसीडर नहीं कर रहे यहाँ पे। बॉडी मूव करेगी या नहीं करेगी ये डिसाइड होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। जब बॉडी मूव कर जाएगी तब काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। ओके सर फोर्स ग्रेटर देन 100 नहीं होना चाहिए। क्यों? ये जो अप्लाइड फोर्स है वो तो वेट के इक्वल है ना। जो भी वेट आपका एक्ट कर रहा है उसी को मैं फोर्स कह रहा हूँ, अप्लाइड फोर्स। ये अप्लाइड फोर्स है, जो वेट है ना बॉडी सर का। मतलब बैलेंस करने के लिए सर हाँ 100 से न्यूटन ज्यादा होनी चाहिए ना सर, क्योंकि इक्वल बैलेंस हुआ।
बैलेंस करने का तो मतलब है कि रेस्ट में आ जाए। तो 100 को बैलेंस करने के लिए कितना चाहिए? 100 ही तो चाहिए हुआ, ज्यादा दोगे तो ऊपर मूव कर जाएगा। यस देवन, मैं भी रिपीट कर देता हूँ, अगर ज्यादा दोगे 100 से, उन्हें देखो बहुत सिंपल सी चीज है, यहाँ 100 एक्ट कर रहा है ना, ऊपर एक्ट कर रहा है 100.001 न्यूटन। बताओ नेट फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स? सर डाउनवर्ड्स। एक बस देखना जरा, ये कितना है, ये क्या लिखा है यहाँ बताइए? अच्छा सर, अभी सर 100 और कितना है सर वो? 100.001। तो नेट फोर्स का ग्रेटर फोर्स सर एक्ट ऊपर करेगी है। ऊपर, तो बॉडी कहाँ मूव करेगी? सर ऊपर। ऊपर एक्ट कर जाएगी। अगर आप चाहते हो कि इक्विलिब्रियम में हो तो ऊपर कितनी अप्लाई करोगे? अच्छा सर, ये तो अप्लाइड फोर्स हो गया ना? हाँ, ऊपर कितनी अप्लाई करोगे वही पूछ रहा हूँ। एग्जैक्ट इक्वल अप्लाई करोगे ना, अगर दोनों साइड इक्वल फोर्सेस होंगे तभी तो बॉडी रेस्ट में आएगी। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन, 100 न्यूटन एक्ट कर रही है डाउनवर्ड्स, 25 न्यूटन एक्ट कर रही है अपवर्ड्स। नेट मोशन किस डायरेक्शन में होगा? जहां ग्रेटर फोर्स एक्ट करेगी, बॉडी नीचे मूव करेगी, एफ अप्लाइड इज ग्रेटर देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो आपकी जो बॉडी होगी वो बॉडी मूव कर जाएगी। तो ये आपकी बॉडी है 10 kg की, ऊपर एक्ट कर रहा है फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, और नीचे एक्ट कर रहा है आपकी अप्लाइड फोर्स विच इज 100। अब जब बॉडी मूव करना शुरू करती है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन नहीं एक्ट करता, जब बॉडी मूव करना शुरू करती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है, और काइनेटिक फ्रिक्शन कितना था? 15। और ये बॉडी नीचे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन है। मैं आपसे कह रहा हूँ एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी कैलकुलेट करो। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या करोगे, जो मोशन का डायरेक्शन है उसे पॉजिटिव ले लो, मींस इस 100 न्यूटन को पॉजिटिव ले लो, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन नेगेटिव हो जाएगा विच इज 10 into 8। अप्लाइड फोर्स 100 है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 15 है, which is 10 into 8। So ये आ गया 85 is 10 into 8। So आपका यहाँ से एक्सीलरेशन आ जाएगा, it's 85 by 10, so the acceleration is 8.5 meter per second square। ये एक्सीलरेशन है 8.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लिखना शुरू कीजिए इसे यहाँ से। मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूँ, ये बॉडी है आपके 10 kg की, आपने फोर्स अप्लाई करी 15 न्यूटन। नॉर्मली एक्शन जहां कांटेक्ट होता है उस कांटेक्ट के परपेंडिकुलर एक्ट करता है, तो नॉर्मली एक्शन राइट में एक्ट करेगा। नॉर्मली एक्शन एग्जैक्टली उतना ही होगा जितना अप्लाइड फोर्स है, तो नॉर्मली एक्शन हो गया 50। मैंने ये कभी नहीं कहा कि नॉर्मली एक्शन हमेशा वेट के इक्वल होता है, ऐसा कभी नहीं होता। नॉर्मली एक्शन हमेशा अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। अप्लाइड फोर्स अगर लेफ्ट में तो नॉर्मली एक्शन राइट में, तो नॉर्मली एक्शन 50 आ गया। फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू एल इंटू एन होता है, म्यू एल 0.5 दिया हुआ है, नॉर्मली एक्शन 50 है, 25 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के इंटू एन होगा, 0.3 इंटू 50 इज 15 न्यूटन। ये फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आ गया। अब आपको देखना ये है कि बॉडी मूव किसकी वजह से करेगी। बॉडी विल मूव ड्यू टू इट्स वेट। वेट कितना होता है? 10g which is 100 न्यूटन। सो यहाँ वेट विल एक्ट एज एन अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड फोर्स 20 and 100 न्यूटन, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन 25 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है तो बॉडी मूव कर देगी। जब बॉडी मूव करना शुरू करती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो एक्सीलरेशन के लिए आप काइनेटिक फ्रिक्शन लोगे, एफबीडी बना लो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, डाउनवर्ड्स पॉजिटिव, अपवर्ड्स नेगेटिव, which is equal to m into a 8.5 आ गया। इतना लिखिए, एक क्वेश्चन और करते हैं सर।
दिव्यांशु हो गया इतना, कोई डाउट नहीं इसमें? यस सर, कर लिया। नो सिलेबस कितना है? चैप्टर नंबर 1 to 7 का हाफ। ओके अच्छा, एक प्रॉब्लम देखो जरा इंक्लाइन प्लेन के ऊपर, अगर वो आपसे हैंडल हो। ये इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाओ, एक और इसी तरह की है। नहीं, इंक्लाइन प्लेन करता है, इंक्लाइन प्लेन करते हैं वरना टाइम नहीं मिलेगा। तो जरा सीख लो पहले इंक्लाइन प्लेन पर फ्रिक्शन कैलकुलेट कैसे करते हैं। दिस इज इंक्लाइन प्लेन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज थीटा। आपने यहाँ बॉडी रख दी, मास ऑफ द बॉडी इज m, डाउनवर्ड्स वेट एक्ट कर रहा है, वेट इज mg। ये एंगल थीटा है, तो ये हो जाएगा mg cos थीटा और ये होगा mg sin थीटा। ये हमने कल ही डिस्कस किया था। ये नॉर्मली एक्शन, नॉर्मली एक्शन विल ट्राई टू बैलेंस द वेट। तो ये mg cos थीटा, तो यहाँ जो नॉर्मली एक्शन होगा दैट इज mg cos थीटा ना, ये नॉर्मली एक्शन। अगर मैं आपसे कहता हूँ यहाँ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा म्यू एल इंटू एन। मैं आपसे कहता हूँ फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन होगा म्यू के इंटू एन। सो अगर बॉडी की टेंडेंसी डाउनवर्ड्स आने की है नोआ, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग और फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगा? नोआ, अगर बॉडी की टेंडेंसी है डाउनवर्ड्स आने की है ना, डाउन द इंक्लाइंड प्लेन, तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग और फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करता है? डायरेक्शन क्या होगा? सर अपवर्ड। अपवर्ड्स। तो फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी अपवर्ड्स एक्ट करेगा, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी अपवर्ड्स एक्ट करेगी। मानसी जरा डिसाइड कर सकती हो बॉडी मूव कब करेगी? लाइक डाउन द प्लेन बॉडी मूव करना कब करेगी? यस सर। सर जब फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा फिर mg sin थीटा से। खुद सोचो, दोबारा सोचो, जो आप कह रहे हो लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा mg sin थीटा से या कम होना चाहिए? फ्रिक्शन तो अपोज करता सर कम होगा, कम मूव करेगा। है ना। सो याद रखना, बॉडी मूव तब करेगी, वही अप्लाइड फोर्स वाला काम, इफ मुनीब कहाँ गायब हो गए? इफ mg sin थीटा इज ग्रेटर। यस सर। अच्छा हैं आप, चलिए लिखिए था। इसके बाद एक क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे आप लोग इंक्लाइन प्लेन पे। दिस इज अबाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं आपकी, इसी को घुमाता फिराता रहेगा कुछ।
लिखिए इस क्वेश्चन को करके दिखाइए। बहुत टाइम से मैं ही सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग कुछ सॉल्व करो। दिस इज 30 डिग्री, 10 kg की बॉडी है। वो आपसे कह रहा है कैलकुलेट फर्स्ट पार्ट। नॉर्मली एक्शन कैलकुलेट करो। कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आपको दिया हुआ है। कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन है 0.5। कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है which is 0.3। नॉर्मली एक्शन। सेकंड, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। थर्ड, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। और एक काम और करना है, इसको ना 30 डिग्री मत लो, 37 डिग्री लो और फोर्थ करो एक्सीलरेशन। cos 37 होता है 4/5। उन्हीं मुझे आंसर चाहिए, गलत सलत जो भी समझ में आ रहा है तुम्हारे, प्लीज को करो। sin 37 is 3/5। ठीक है यशिका, नॉर्मली एक्शन ठीक है। नम्रा, नॉर्मली एक्शन की वैल्यू ठीक आ रही है। नोहा ठीक है, नॉर्मली एक्शन ठीक कैलकुलेट कर रही हैं आप। दिविन ठीक है, नॉर्मली एक्शन ठीक है। ठीक है नम्रा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक आ रहा है। नोहा ठीक है, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन ठीक है। मानसी, नॉर्मली एक्शन कितना आया? उनीब ठीक है। नम्रा, काइनेटिक भी ठीक है। सर मैंने भेज दिया आपको। मानसी, फैकल्टी को नहीं भेजा आपने शायद, गलत भेज, दोबारा भेज दीजिए। सबिया नहीं, नॉर्मली एक्शन क्यों ना सबिया, देखो यहाँ से आएगा नॉर्मली एक्शन, एमजी नहीं होगा, एमजी कॉस थीटा होगा। ठीक है मानसी, फर्स्ट पार्ट सही है। देविन का सही है। नम्रा, एक्सीलरेशन देखना पड़ेगा मुझे एक बार। यशिका फर्स्ट सेकंड ठीक है। उनीब नहीं हो रहा ये भी। सर लास्ट पार्ट क्या, एक मिनट आप शो कर सकते? देखो क्या कर रहे हो, नहीं कॉस थीटा यूज करना है, तुम साइन थीटा यूज कर रहे हो। नहीं, एक तो वीडियो ऑन करो। सर हाँ जी। सर आपने यहाँ जो रिकैप कराया इसमें आपने सब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बताया? नहीं मतलब एक्सेलरेशन के लिए तो आपको एफबीडी बनाकर लिखना होगा। मुनीब 60 कैसे आ रहा है? देखो यहाँ पर क्या होता है, 10g cos 37 होता है ना। सर मैंने गलती से 3/5। तुम बहुत गलतियां करने लगे हो, बहुत। अब यहाँ तो इतने सारे हैं, तुम्हारी गलती पकड़ ली जाती है, तुम किसी बड़ी बैच में तो तुम्हारी गलती का पता ही ना चले। चलो जल्दी से करो, उसको ठीक करो। नॉर्मली एक्शन ठीक करो, लिमिटिंग फ्रिक्शन कैलकुलेट करो, काइनेटिक फ्रिक्शन कैलकुलेट करो। नोहा यहाँ देखो, सबिया, ये जो नॉर्मली एक्शन होगा ना, ये 10g cos 37 के इक्वल होगा।
So it's 10 into 10. Sine 37 is 3 by, sorry. Cos 37. Friction, नहीं बैठो मत, friction. Cos 37 is 4 by 5, ये आ गया 18. Force of limiting friction. हमेशा coefficient of limiting friction into n. Okay, Devin, अभी check करते हैं. So mu L coefficient of limiting friction is 0.5 multiplied by 80, so which is equal to 40. Force of kinetic friction is mu K into n. Mu K is 0.3 multiplied by 80, which is equal to 24. Fourth part. ये नीचे आ रहा है with some acceleration. आपको acceleration calculate करना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, FBD बनाओ. Downwards act कर रहा है mg sin 37. Upwards act कर रहा है force of kinetic friction. ये down the plane जा रहा है with an acceleration. तो आप इसे ऐसे लिखोगे mg sin 37 minus force of kinetic friction. ये 10 kg है, which is equal to 10a. Values रख दीजिए. m is 10, g is 10, sin 37 is 3 by 5, minus force of kinetic friction 24 था, which is equal to 10a. तो ये आ गया 60 minus 24 is 10a. तो ये आ गया आपका 60 minus 24 कितना आ जाएगा 36 equal to 10a. तो a आ जाएगा 3.6. सबका गलत आ रहा है. मतलब पता नहीं क्यों एक्सीलरेशन में भी तुम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन ले आते हो. एक्सीलरेशन में तो काइनेटिक लेंगे. अच्छा, ये जो अभी स्टेज चल रही है ना सेप्ट वाली, इसमें कई बार लगता है कि न्यूमेरिकल बिल्कुल सॉल्व नहीं हो रहे. ऐसा नहीं है, आप लोग ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे हो. एकदम से प्रेशर इतना आ जाता है कि ये प्रॉब्लम्स होने लगती हैं. सेप्ट एंड तक जाते जाते चीजें आपके कंट्रोल में आ जाए. और ये सबके साथ होता है, मतलब अक्रॉस स्कूल्स, अक्रॉस बैचेस, सबके साथ यही होता है. इतना कुछ एकदम दिमाग में जाता है ना, तो वो कभी कभी वो परेशानियां होनी शुरू हो जाती हैं. दैट्स वेरी नेचुरल. देखोगे सेप्ट एंड तक जाते जाते ठीक हो जाएगा. जैसे मैंने सिलेबस के लिए कहा था कि पहले बहुत स्लो चलता है, फिर उसके बाद एक टाइम आता है जब बहुत तेजी से बूस्ट करता है. और ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आती है कि ग्रास्प करने में ना, क्योंकि पहले बहुत स्लो था, तो पहले बहुत टाइम था दिमाग के पास, थोड़ा से कॉन्सेप्ट्स थे, बहुत टाइम मिलता था. अब एकदम से बहुत तेजी से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स आने शुरू होता है. सितंबर तक, एंड तक टाइम लगेगा, उसके बाद आप इसके साथ यूज्ड हो जाओ. दैट्स वेरी नेचुरल. मतलब इसमें कोई डरने की, घबराने की जरूरत नहीं. देखिए इतना. अच्छा ठीक है देवेन, लिख लीजिए इसको और मुझे डाउट्स बताइए. सर एक बार डायग्राम दिखा दीजिएगा. So that was about friction. Wednesday आपका जो ट्यूटोरियल है वो ट्यूटोरियल सिर्फ फ्रिक्शन का होगा और इंक्लाइंड प्लेन, सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन है. हाँ देवेन, देखो ये 10 kg का मास रखा है ना, डाउनवर्ड इसका वेट ऐड कर रहा होगा 10g. आप इसके कॉम्पोनेंट्स ले लो, ये 37 है, ये भी 37 होगा. ये 10g cos 37 हो जाएगा. जहां एंगल गिवन है वहां cos होता है. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन हो जाएगा. अपवर्ड्स फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है. 10g cos 37 को नॉर्मली एक्शन बैलेंस करेगा, तो n इज इक्वल टू 10g cos 37. डाउनवर्ड्स आ रहा है तो 10g sin 37 माइनस f के आपको एक्सीलरेशन दे देगा. सिर्फ रिजॉल्व किया है मैंने वेट को देवे ना, वेट का एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर, एक कंपोनेंट अलोंग द प्लेन. ओके, सो दैट कंप्लीट्स. इसमें बस एक छोटा सा काम है जो आप करोगे, कुछ ना आपके लिए होमवर्क है. राइट 3 मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन.
to reduce friction. दिव्यन वो गलत लिया था ना, वो तब होता है जब फ्रिक्शन ना हो, है ना, जब फ्रिक्शन है तो चेंज हो जाता है। एक ये आप करोगे, दूसरा शॉर्ट नोट चाहिए मुझे रोलिंग फ्रिक्शन पर। तो फ्रिक्शन रिड्यूस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, फ्रिक्शन रिड्यूस करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप लुब्रिकेंट यूज करते हो, आप स्मूथ सरफेसेस यूज करते हैं, वो सब मेथड्स है जो फ्रिक्शन कम कर देंगे, और रोलिंग फ्रिक्शन। चलिए इसको लिख लीजिए, आगे बढ़ते। थैंक यू सर। चलो ओके बाय, थैंक यू। उनीब आज का Thank सॉल्व you. करिए ताकि वेडनेसडे आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो ट्यूटोरियल में। यस सर। चलो ओके बाय।